श्री राधे। कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों? आज हम बीएसटी चैप्टर की शुरुआत करने वाले हैं। बीएसटी किताब के अंदर आज हमारा पहला लेक्चर है और पहले लेक्चर में मैंने पहला चैप्टर आपके लिए उठाया है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। ये चैप्टर बहुत स्कोरिंग चैप्टर है, केस स्टडी बनती है। मैं आपको पढ़ाते वक्त हर प्रिंसिपल की कुछ इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पे मार्क कर दूंगा, वो आपको हेल्प करेगी आगे जाकर के केस स्टडी सॉल्व करने में। जब चैप्टर खत्म हो जाएंगे उसके बाद में मैं आपके लिए इस चैप्टर से हर चैप्टर से रिलेटेड आपके लिए मैं क्वेश्चंस भी लेकर आऊंगा, पीवाईक्यू वगैरह लेकर आऊंगा। अब आपको इधर उधर किसी चैनल पे जाने की जरूरत नहीं है अगर आपने प्रॉपर तरीके से क्लासेस सारी ली है तो चलिए शुरू करते हैं बेटा। इसका श्री राधे करते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बेसिकली होता क्या है? प्रिंसिपल का मतलब होता है रूल्स एंड रेगुलेशन, यानी मैनेजमेंट करने के रूल्स, बिजनेस को चलाने के रूल्स। ये आपको दो लोगों ने दिए थे बेटा, एक हमारे फ्योल साहब थे और एक हमारे टेलर साहब थे। फ्योल साहब ने अपने 14 प्रिंसिपल दे दिए थे, टेलर साहब ने अपने 4 प्रिंसिपल दे दिए थे। और ये प्रिंसिपल उन्होंने कहा था अगर आप इन प्रिंसिपल को अपने बिजनेस के अंदर लगाते हो, इट विल हेल्प यू टू ग्रो योर बिजनेस। हां, ये आपके लिए मैंडेटरी नहीं है कहीं से भी, ये सिर्फ ऐसा ही है जैसे आपके माता पिता आपको गाइडेंस देते हैं, बेटा ऐसा मत करो, बेटा ऐसा मत करो। अब करना ना करना आपके हाथ में होता है। ऐसे ही इन दोनों ने आप सबके लिए कुछ गाइडेंस दिए हैं अपने प्रिंसिपल के थ्रू, बिजनेस को कैसे चलाया जाए। अब आपको अगर लगता है कि हाँ ये हमारे बिजनेस में सही रहेगा प्रिंसिपल, तो हम लगा लेंगे। हमें लगता है नहीं भैया इसमें थोड़ा सा हमारे को अपने हिसाब से मॉडिफिकेशन चेंजेस करने पड़ेंगे, हम चेंज करके लगा लेंगे। ठीक है बेटा। तो इसीलिए सबसे पहली बात क्या है, मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर गाइडलाइंस। ये हमारे लिए क्या होती है बेटा? गाइडलाइंस होती हैं फॉर डिसीजन, कि हम डिसीजन ले सकें। ठीक है बेटा। दीज प्रिंसिपल आर नॉट एज रिजिड। ये रिजिड नहीं है। क्यों नहीं है? मैंने अभी अभी बताया ना, आपको फॉलो करना जरूरी नहीं है, आप इसको अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हो। As principle of pure science, they deal with human behavior. Yes, ये human behavior से deal करता है principle of management, and thus are to be applied carefully, keeping in mind the nature of organization and its employee. क्यों कहा कि carefully apply करना चाहिए? क्योंकि बेटा जब हम ह्यूमन से डील करते हैं, ह्यूमन बिहेवियर से डील करना आसान चीज नहीं है। मशीन का तो खटका दबाया मशीन चालू, मशीन का खटका बंद करा मशीन बंद। मैंने पैनल चालू करना, खटका दबाया पैनल चालू, लेकिन मैं अपने मन चाहे समय पे किसी इंसान से काम नहीं करा सकता। और प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है ये कि हम इंसानों से काम कैसे करवाएं अपने बिजनेस के अंदर। तो हमें इनको बहुत ध्यान से लगाना पड़ता है क्योंकि इसमें ह्यूमन बिहेवियर इन्वॉल्व है। आर टू बी अप्लाइड, ठीक है। मैनेजमेंट टेक्निक आर प्रोसीजर और मेथड। ये टेक्निक क्या है? ये टेक्निक क्या है? ये दिए हैं आपको टेलर साहब ने। टेलर साहब ने, आगे जाकर के मैं आपको टेक्निक बताऊंगा। टेलर साहब ने प्रिंसिपल भी दिए हैं और अपने को टेक्निक्स भी दिए हैं। ठीक है बेटा। आर प्रोसीजर और मेथड विच इन्वॉल्व अ सीरीज ऑफ स्टेप टू बी परफॉर्म। ठीक है, आइए चलिए सबसे पहले मैं आपके साथ बात कर लेता हूं हेनरी फ्योल के प्रिंसिपल्स के लिए। ये फ्योल साहब के प्रिंसिपल है। टोटल इन्होंने 14 प्रिंसिपल दिए थे जो आपके सामने बोर्ड पे नाम है। बेटा पेपर के अंदर ऐसा नहीं होता है कि एक आध बार आया है सवाल कि डायरेक्ट पूछ ले, आपको आइडेंटिफाई करने के लिए आएगा। आपके सामने केस स्टडी आने वाली है। ठीक है बेटा। तो चलिए पहला प्रिंसिपल देख लेते हैं। पहले प्रिंसिपल, अच्छा एक चीज और, अगर आप चाहते हो आपके साथ लॉन्ग टर्म रिटेन रही है चीजें, तो आप सबसे पहले हर प्रिंसिपल का जो नाम है ना, उस नाम को दिमाग में एकदम फिट रखो। क्यों? नाम से आपको एक हिंट मिलता है कि इसके अंदर ये लिखा हुआ होगा। जैसे इस नाम से मुझे हिंट मिलता है जब भी मैं पढ़ता हूं, डिवीजन ऑफ वर्क। वर्क को डिवाइड कर दो, बांट दो। जैसे एग्जांपल देते हैं, मान लीजिए बेटा मुझे ये मार्कर बनाना, मेरी कंपनी में मार्कर बनाने का काम होता है। एक इसका ये ढक्कन लगता है, इसके अंदर ये ढक्कन अलग है, इसके अंदर इसकी ये बॉडी अलग है, इसके अंदर एक जिसमें इंक हम डालते हैं, आपने देखा होगा रुआ सा जो होता है इसके अंदर, वो अलग है। हर काम अलग अलग है। अब मान लो मेरी कंपनी में कई एम्प्लॉय हैं, एक एम्प्लॉय ऐसे हैं, कुछ एम्प्लॉय ऐसे हैं जिनको निब बनाना बड़ा अच्छा लगता है, वो इस काम को करने में बहुत माहिर हैं, आंखें बंद करके निब बना लेते हैं। कुछ हैं जो ये बॉडी बहुत अच्छे से बनाते हैं,
कुछ है जो वो रुआ बहुत अच्छे से बनाते हैं। तो भैया काम को बांट दो, हर बंदे को पूरा मार्कर बनाने के लिए मत दो, उसको वो काम दो जिस काम को करने में वो माहिर है। क्यों? उससे क्या होगा सर? उससे ये होगा कि वो वेस्टेज नहीं करेगा आपके मटेरियल की, उससे ये होगा आपकी कंपनी में स्पेशलाइजेशन आएगी, उससे ये होगा कि आपके जो प्रोडक्ट बनेंगे उसकी परफेक्शन बहुत अच्छी होगी, उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होगी और अल्टीमेटली कंपनी को प्रॉफिट होगा। तो देखिए, the principle of division of work suggests that work can be performed more efficiently, काम को और अच्छे से किया जा सकता है if it is divided, अगर हम इसको बांट दें into task, यानी अलग अलग छोटे छोटे कामों में। देखो बेटा, एक होता है वर्क और एक होता है टास्क। बेटा वर्क का मतलब समझना, वर्क का मतलब तो मैं ऐसे बोलता हूं पूरा मार्कर बनाना, और जब मैं उसके बोटी बोटी कर दूंगा अलग अलग की, किसी को निब बनाने को बोल दिया, किसी को बॉडी, तो उसको बोलते हैं बेटा टास्क देना। ठीक है। अ पर्सन हु इज कॉम्पिटेंट टू रिक्वायर्ड द परफॉर्म ईच जॉब लीडिंग टू स्पेशलाइजेशन, इससे आपकी कंपनी में क्या आएगी बेटा? स्पेशलाइजेशन आएगी, विच रिजल्ट इन एफिशिएंट एंड इफेक्टिव आउटपुट। आपकी कंपनी में जो आउटपुट होगा वो बड़ा इफेक्टिव एंड एफिशिएंट बनेगा। उसके बाद अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। पहली बात, अथॉरिटी का मतलब क्या होता है? अथॉरिटी का मतलब होता है पावर। पावर अपने से नीचे वालों से काम करवाना, अपने से नीचे वालों को ऑर्डर देना, इसको बोलते हैं अथॉरिटी। और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है? रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? वो लोग जिनको ये आपने ऑर्डर दिया है वो आपकी इस आज्ञा का पालन करेंगे, उनकी जिम्मेदारी है। तो अथॉरिटी जो आप आगे उनको कह रहे हो कि ये करो वो करो, और रिस्पॉन्सिबिलिटी बदले में उनकी ये जिम्मेदारी है कि उस काम को वो करें। अब फ्योल साहब क्या कहते हैं कि मान लीजिए मेरे को मेरी कंपनी ने कह दिया, हाँ भैया हम तुम्हारे ऊपर एक जिम्मेदारी दे रहे हैं कि आपको 1000 यूनिट, मान लो हमारे यहाँ पे लंच बॉक्स बनते हैं, मेरे के 1000 लंच बॉक्स आपको आज बनवा के देने, ये आपकी जिम्मेदारी है। मैंने कहा साहब कि मेरी जिम्मेदारी है, ठीक है। कह रहे चलो हम तुम्हें थोड़ी सी पावर भी दे देते हैं। कि भैया पावर किस बात की? क्यों पावर देना जरूरी है? क्योंकि बेटे अगर वो मुझे कुछ पावर नहीं देंगे तो मैं तो बार बार हर छोटी मोटी चीज के लिए उनके पास जाता रहूंगा। भाऊजी ये पूछना है, भाऊजी ये ले आऊं, भाऊजी वो ले आऊं, भाऊजी मुझे रॉ मटेरियल चाहिए, भाऊजी मुझे ये चाहिए वो चाहिए। मैं काम कब करूंगा? मैं तो तुम्हारे ऑफिस के चक्कर लगाता रहूंगा। तो अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ये कहती है कि देखो अगर आप किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हो तो उसको पावर भी दो, यानी अथॉरिटी भी दो। हाँ, दोनों में बैलेंस होना चाहिए, ना अथॉरिटी ज्यादा होनी चाहिए ना रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा होनी चाहिए। क्यों सर जी? अगर मान लो आपके ऊपर जिम्मेदारियां कम है और आपको पावर जरूरत से ज्यादा मिल जाए तो क्या होगा? क्या होगा सर जी? फिर हम अपनी मनमर्जियां चलाएंगे, जैसे कि इस समय आप देख रहे हो वो ट्रंप साहब चला रहे हैं अमेरिका में बैठे हुए, अपनी मनमर्जी चला रहे हैं। जिस मर्जी के राष्ट्रपति को उठा लेते हैं उसी के देश के अंदर से, उसके घर से उठा के ले जाते हैं। बताओ जी, अथॉरिटी ज्यादा है ना, बंदे में पावर ज्यादा है। तो अगर अथॉरिटी ज्यादा होगी, जिम्मेदारियां कम होंगी तो मिसयूज होगा पावर का। और अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा हो गई, पावर कम हो गई, तो आप काम ही नहीं कर पाओगे कि पावर तो बॉस ने कुछ दी नहीं, मुझको जिम्मेदारी दे दी 1000 लंच बॉक्स बनाने की, अब मैं पूरा दिन उनके दफ्तर के चक्कर काट रहा हूं, भाऊजी ये लिया हूं, भाऊजी वो लिया हूं, तो मैं काम कब करूंगा? मेरी एफिशिएंसी खराब हो जाएगी। तो फ्योल साहब एट द एंड क्या कहते हैं? दोनों में बैलेंस होना चाहिए, जितनी अथॉरिटी हो उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, ना ज्यादा हो ना कम हो। तो आइए जरा पढ़ लेते हैं। अथॉरिटी रेफर्स टू द, अथॉरिटी का मतलब बताया गया पहली बात, राइट, आपका अधिकार, काहे का अधिकार? टू गिव ऑर्डर, कि आप अपने से नीचे वालों को ऑर्डर दे सको। एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी मींस, जिम्मेदारी का मतलब क्या होता है? ऑब्लिगेशन, आपकी जिम्मेदारी, आपकी जिम्मेदारी, आपकी जिम्मेदारी टू परफॉर्म द असाइन्ड ड्यूटी, कि आपको जो काम दिया गया उसको पूरा करें। The principle of authority and responsibility suggests that manager required authority commiserate with their responsibility। इस लाइन का मतलब यह है अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी में बैलेंस होना चाहिए। क्या होना चाहिए बेटा? बैलेंस होना चाहिए। आई होप बात आप समझ रहे होंगे। ठीक है, ओके सर जी।
आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? विदाउट अथॉरिटी, बिना पावर के रेस्पॉन्सिबिलिटी कैन नॉट बी डिस्चार्ज, यानी कि आप रेस्पॉन्सिबिलिटी अपनी निभा ही नहीं पाओगे अगर आपको पावर नहीं मिली तो। फॉर एग्जाम्पल, अ मैनेजर एनहांसेस द प्रोडक्शन टारगेट फ्रॉम 500 यूनिट टू 700 यूनिट पर मंथ। मैनेजर को बोला गया कि भैया 500 से 700 यूनिट बनाओ, हर हाल में माल को बेचो, ज्यादा माल बेचो। बट द अथॉरिटी टू ड्रॉ रॉ मटेरियल वाज नॉट गिवन बाय हिम, लेकिन उसे पावर भी नहीं दी कि तू रॉ मटेरियल भी निकाल ले। अब भैया कैसे करेगा वो काम बेचारा? The production manager should not be blamed if he could not achieve the revised production target। तो आप मैनेजर को ब्लेम मत करिएगा अगर वो अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा पाया तो। डिसिप्लिन अगेन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अब डिसिप्लिन का मतलब क्या होता है? देखिए, डिसिप्लिन जब भी हम बोलते हैं तो बच्चों के दिमाग में आता है कि ये इसके अंदर ये लिखा होगा कि एम्प्लॉय को डिसिप्लिन में रहना चाहिए। गलत। फ्योल साहब ने साफ बोला है डिसिप्लिन का मतलब दो लोगों को डिसिप्लिन में रहने की जरूरत है। नंबर 1 एम्प्लॉय को तो है ही है, और साथ में ऑर्गेनाइजेशन को भी है, यानी मैनेजमेंट को भी डिसिप्लिन में रहने की जरूरत है। क्या मतलब? मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं कि मान लीजिए कंपनी ने अपने एम्प्लॉय से बोला कि हे एम्प्लॉय, अभी हमारे पास आपकी सैलरी देने के लिए पैसे नहीं है, अभी हमारा धंधा लॉस में है, तुम एक काम करो, जी जान से मेहनत करो, मेहनत करोगे, कल को हम प्रॉफिट में आएंगे तो तुम्हारे को सैलरी तुम्हारी डबल करके देंगे। मान लो 6 महीने तुम्हें सैलरी नहीं दी तो 6 महीने की सैलरी तुम्हें हम डबल करके देंगे और तुम्हें हम कहीं गोवा वो अभी घूमने भेजेंगे, चिंता मत करो। उन्होंने कहा ठीक है जी। एम्प्लॉय ने पूरी जी जान लगा दी अपनी तरफ से। अब देखो, यहां एम्प्लॉय ने तो अपनी तरफ से जो उसको बोला गया था उसने करा। अब कंपनी प्रॉफिट में आ गई, एम्प्लॉय पहुंच गया, बाबूजी वो गोवा गोवा कह रहे थे आप, बाबूजी हमारी सैलरी डबल कर रहे थे। मालिक कह रहा जी हाँ करूं मैं तेरी सैलरी डबल, गोवा भेजूंगा तेरे को, अबे जा चला जा। वो कह रहा मैं चला जाऊंगा, तो चला जा, तो तेरी मुझे जरूरत ही नहीं है। गलत बात है। आप ऑर्गेनाइजेशन को भी डिसिप्लिन में रहने की उतनी ही जरूरत है जितनी की जरूरत एक एम्प्लॉय को रखने की है। अब यह होगा कैसे? आइए पढ़ें। डिसिप्लिन रेफर्स टू ओबीडियंस टू द ऑर्गेनाइजेशन रूल्स। ओबीडियंस यानी आज्ञा का पालन करना। किसकी आज्ञा का पालन करना? जो ऑर्गेनाइजेशन ने रूल्स वगैरह बनाए हैं। एंड एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट, और आपने एम्प्लॉय के साथ जो एग्रीमेंट कराए कि हम तेरे को ये देंगे वो देंगे, दोनों ही पूरे होने चाहिए। विच आर नेसेसरी फॉर द वर्किंग ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। इट रिक्वायर गुड सुपीरियर, ये है इंपॉर्टेंट बातें, ये है इंपॉर्टेंट बातें। इसके लिए क्या चाहिए हमारे को? गुड सुपीरियर एट ऑल लेवल, हर लेवल पे। टॉप लेवल, आपको पता है ना 3 लेवल होते हैं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, सुपरवाइजरी लेवल। हर लेवल पे एक अच्छा सुपीरियर होना चाहिए जो इन चीजों को देख रहा हो। क्लियर एंड फेयर एग्रीमेंट, दूसरी बात है ये। पहली चीज मैंने क्या बताई आपको? गुड सुपीरियर, क्वेश्चन बन जाता है, गुड सुपीरियर होना चाहिए, क्लियर एंड फेयर एग्रीमेंट होना चाहिए। क्लियर एंड फेयर एग्रीमेंट का मतलब क्या है? जैसे मान लो आपने एम्प्लॉय को कह दिया मैं तेरे को प्रॉफिट में आ जाए, कंपनी प्रॉफिट में आ जाए, मैं तेरे को बहुत सारे पैसे दूंगा, तू हाथ में ले नहीं पाएगा, इतने पैसे दूंगा। अरे भाई साहब, एम्प्लॉय तो खुशी खुश हो गया। क्लियर नहीं बताया कितने पैसे दूंगा, बहुत पैसे दूंगा। अब जिस दिन कंपनी प्रॉफिट में आ गई, एम्प्लॉय पहुंच गया, बुलाओ बाबूजी बहुत सारे पैसे दे दो। बाबूजी ने चिल्लड़ रख दी बहुत सारी, इतनी सारी चिल्लड़ रख दी, उठा भी नहीं पा रहा बेचारा। कह रहा देख मैं कह रहा था ना तू नहीं उठा पाएगा। एम्प्लॉय तो भाई साहब मनी मन, बहुत बातें बोल दी उन्होंने, मनी मन मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता। समझ रहे हो मेरी बात को? कह रहे नहीं, गलत बात है। फ्योल साहब कहते हैं क्लियर एंड फेयर एग्रीमेंट होना चाहिए। और अगर किसी ने गड़बड़ करी, अगर आप चाहते हो ना डिसिप्लिन आए, अगर किसी ने गड़बड़ करी तो उसके लिए पेनल्टी का भी प्रावधान होना चाहिए। तो 3 बातें बोली। नंबर 1 गुड सुपीरियर होना चाहिए, नंबर 2 क्लियर एंड फेयर एग्रीमेंट होना चाहिए, एंड नंबर 3 पेनल्टी का भी प्रावधान होना चाहिए, तो लोग तमीज से चलेंगे। ठीक है बेटा? वर्कर एंड मैनेजमेंट शुड बोथ शुड ऑनर देयर कमिटमेंट। वर्कर और मैनेजमेंट दोनों को अपनी कमिटमेंट पूरी करनी चाहिए एक दूसरे के प्रति। किसी एक के लिए नहीं बनाए डिसिप्लिन वाला, ये कंपनी के वर्कर के लिए, एम्प्लॉय के लिए और कंपनी के लिए यानी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, दोनों के लिए बनाए। ओके सर जी, आगे चलते हैं। एग्जाम्पल है यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब आप देख सकते हो जैसे कि इस पिक्चर में दिखाया गया है, इन सबको ऑर्डर देने वाला, इन सबको कमांड करने वाला एक ही मालिक है।
एक ही मालिक है, ऐसा ही होना चाहिए। अब अगर मालिक एक से ज्यादा हो गए तो भैया ये हो जाएंगे कंफ्यूज, हम आखिर बात किसकी माने किसकी ना माने। बात समझ में आ रही है? अब मान लो दो बॉस हैं, एक कह रहा है हाँ भाई मेरे पास आप फटाफट से मेरे कैबिन में आ, एकदम ही दूसरे ने भी आवाज लगा ली हाँ भाई फटाफट आ मेरे कैबिन में। वो कह रहा बाबूजी किसके पास जाऊं किसके पास रहने दो, जिसके भी कैबिन में जाएगा दूसरे वाला तुझे नौकरी से जरूर निकालेगा। वो हो गया कंफ्यूज, मैं किसकी बात मानूं। मैं एग्जांपल चेंज करके बताता हूं। मान लीजिए कि सेल डिपार्टमेंट का टारगेट बढ़ गया कि भैया तुम माल बेचो, हमें नहीं पता, ठीक है जी माल बेचेंगे, ज्यादा बेचेंगे माल। उधर से फाइनेंस डिपार्टमेंट कह रहा सुन भाई माल बेचे ना बिके मेरे से मत कहियो, मैं फालतू डिस्काउंट नहीं दूंगा। उन्होंने कहा ठीक है बाबूजी। मेरे से मत कहियो, मैं फालतू वो नहीं करूंगा। अब भैया बताओ वर्कर करे तो करे क्या। और एग्जांपल सुनो, आपके दो टीचरों ने सेम डे पे सेम क्लास रख दी सेम टाइम पर। अब भैया किसकी छोड़ोगे किसकी रहोगे? जिसकी में भी छोड़ोगे वही आपको डांट लगाएगा। तो यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब है कमांड कमांड कमांड, यानी ऑर्डर मिलना। एक ही बंदे से ऑर्डर मिलने चाहिए एक समय पे। एक समय पे एक से ज्यादा बॉस से ऑर्डर मिलेगा तो बंदा कंफ्यूज हो जाएगा, मैं किसकी मानूं किसकी नहीं। द प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड स्टेट्स दैट each employee in an organization should receive order from one superior only and should be responsible only to one superior, और उसी को वो जवाबदेही भी होना चाहिए। It prevent conflicting order. Fayol felt that if principle is violated, अगर ये principle violate हुआ ठीक है बेटा, तो इट प्रिवेंट कंफ्लिक्टिंग ये हो गया। फ्योल फेल्ट दैट इफ दिस प्रिंसिपल इज वायलेटेड अथॉरिटी इज अंडरमाइंड, डिसिप्लिन इज इन जेओपार्डी एंड ऑर्डर। मतलब कुल मिला के आपके सामने अगर सवाल आ जाए कि भैया एक टाइम पे बॉस से एक ही ऑर्डर बॉस से मिले तो भैया आप समझ जाना यूनिटी ऑफ कमांड की बात हो रही है। और इसकी जो मेन लाइन है वो ये है कि देयर शुड बी one and only one boss at a time, एक समय पे एक ही बॉस होना चाहिए टू गिव ऑर्डर देने के लिए। ठीक है बेटा, ओके सर जी, ओके नेक्स्ट ये पहले लग गया कोई नहीं। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन जैसे कि आप इसके अंदर देख सकते हो सभी के सभी एक ही दिशा में चल रहे हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि मान लीजिए अगर आपके एक से ज्यादा बिजनेसेस हैं, आपके यहाँ गाड़ी भी बनती है, आपके यहाँ पे बाइक भी बनती है, दोनों के जो डिपार्टमेंट है वो अलग अलग होने चाहिए। एक टीम में ये मान लो ये तीनों बंदे जो हैं और ये सिर्फ कार वाले होने चाहिए। इनसे हम ये नहीं कहेंगे जा भाई आज कार नहीं बना रहे हम तेरे से बाइक बनवाएंगे, ऐसे नहीं। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन यानी एक ही डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन स्टेट दैट ऑल डिवीजन of an organization should be moved towards the same objective की तरफ मूव होने चाहिए। ये जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूं ये मेन है, समझ गए। ऑल डिवीजन, कंपनी की सभी डिवीजन शुड मूव टुवर्ड्स सेम ऑब्जेक्टिव, समझ गए। each group of activity having the same objective must have one head one plan, ये है इसकी मेन लाइन, समझ गए। कहने का मतलब है हर ग्रुप ऑफ एक्टिविटी जिसका सेम ऑब्जेक्टिव है, यानी सबका सेम ऑब्जेक्टिव क्या है, गाड़ी बनाना। इस टीम में सभी के सभी गाड़ी बनाने पर काम कर रहे हैं, तो वन हेड वन प्लान। दिस एंश्योर यूनिटी ऑफ एक्शन एंड कोऑर्डिनेशन। इससे क्या होता है, इससे होता है यूनिटी ऑफ एक्शन आती है, यानी कि सभी के सभी काम
एक ही दिशा में करेंगे, सबके काम में आपको यूनिटी मिलेगी एंड कोऑर्डिनेशन भी अच्छा होगा, यानी कि एक दूसरे के संग साथ में अच्छे से काम भी कर पाएंगे, तालमेल भी मिला पाएंगे। आप साइंस वालों की क्लास में कॉमर्स वालों को नहीं बिठा सकते, तालमेल नहीं बनेगा, तो सेम ऑब्जेक्टिव वाले ही बंदे होने चाहिए। ओके सर, नेक्स्ट ये आपका, चलो एग्जांपल बढ़ा देता हूं। कंपनी है, मोटरसाइकिल बना रही है और गाड़ी भी बना रही है, देन इट शुड हैव टू सेपरेट डिवीजन, दोनों दो डिवीजन होने चाहिए दोनों के लिए अलग अलग। ईच डिवीजन शुड हैव इट्स ओन इंचार्ज, हर बिल्डिंग का अपना खुद का इंचार्ज होना चाहिए। मान लो इस बिल्डिंग में बन रही है बाइक और इस बिल्डिंग में बन रही है गाड़ियां, तो भैया इस बिल्डिंग का इंचार्ज अलग रखो, यानी जो जिसके अंडर ये पूरी बिल्डिंग है, और ये बंदा अलग, इसका अलग होना चाहिए, दोनों के दोनों एक बंदे के हाथ में मत देना, ब्लंडर हो जाएगा। समझ गए बात को? ओके सर, आगे बढ़ते हैं। सुबॉर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। बेटा पहले बात समझो, इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है? हित, फायदा। सुबॉर्डिनेशन यानी छोटा, इंडिविजुअल इंटरेस्ट यानी एक व्यक्ति का फायदा हमेशा छोटा माना जाएगा पूरी कंपनी के फायदे के आगे। यानी अगर मान लो ये बंदा है, इसको हो रहा है फायदा, लेकिन उस चीज से पूरी कंपनी को हो रहा है नुकसान, तो हम ऐसा डिसीजन बिल्कुल भी नहीं लेंगे। फॉर एग्जांपल, कंपनी का जो मैनेजर था, मान लो एक कंपनी है जहां पे बिल्डिंग बनाने का काम होता है, कंस्ट्रक्शन वाली कंपनी है। अब उस कंपनी का जो मैनेजर है, उसके लड़के की अपनी खुद की सीमेंट की फैक्ट्री है, तो उसने कहा सीमेंट जो अपने लड़के से मंगवा लेता हूं। इसमें कोई बुराई नहीं है, बुराई है ये कि क्या, मान लो सीमेंट का बैग 500 रुपए का आता है, उसने कहा मैं, मेरे हाथ में ही तो है पूरा काम, मालिक ने मुझे तो दे रखा है, मैं अपने लड़के के यहां से मंगवाऊंगा और 500 की जगह 510 रुपए का मंगवाऊंगा, 10 रुपए का फायदा मेरे लड़के को फालतू मिलना चाहिए। तो बेटा देखो मेरी बात सुनो, इसमें एक व्यक्ति का हित है, यानी कि उसका खुद का, मैनेजर का खुद का, उसके लड़के का, लेकिन इससे पूरी कंपनी को क्या हो रहा है बेटा? नुकसान हो रहा है। तो ऐसा डिसीजन हम बिल्कुल भी नहीं लेंगे। द इंटरेस्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, यानी ऑर्गेनाइजेशन का हित, पूरी कंपनी का हित, शुड टेक प्रायोरिटी उसी को मिलेगी ओवर द इंटरेस्ट ऑफ एनी इंडिविजुअल एम्प्लॉय। एक व्यक्ति से के हित से ऊपर हमेशा कंपनी का हित होता है। द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ वर्कर एंड स्टेक होल्डर आर मोर इंपॉर्टेंट देन द इंटरेस्ट ऑफ एनी वन पर्सन। वही लाइन है कि एक व्यक्ति का हित छोटा ही माना जाएगा पूरी कंपनी के हित के आगे। A manager can ensure this by exemplary behavior. For example, he should not fall into temptation of misusing his power for individual family benefit at the cost of larger general interest. अपनी फैमिली के बेनिफिट के लिए, जैसे हमारे एग्जांपल में उसने अपनी लड़की के बेनिफिट के लिए अपनी पावर का क्या करा बेटा? अपनी पावर का क्या करा? उसने मिसयूज करा। ये नहीं करोगे तो बढ़िया है, वरना तो आपको नौकरी से निकाल देना चाहिए जल्द से जल्द। सुबॉर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। अब ये याद कैसे आएगा? इंटरेस्ट का मतलब मैंने बताया आपको, हित, इंडिविजुअल हित, एक व्यक्ति का हित पूरी कंपनी के हित से हमेशा सुबॉर्डिनेट यानी छोटा ही होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। रेम्युनरेशन ऑफ एम्प्लॉय। रेम्युनरेशन का मतलब होता है बेटा सैलरी। एक एम्प्लॉय की कितनी सैलरी होनी चाहिए भैया? इतनी तो दो चीजें बताई फ्योल साहब ने। फ्योल साहब ने दो बातें बताई। पहली बात, रेम्युनरेशन के लिए दो चीजों का ध्यान रखो। नंबर 1, वो कंपनी के पेइंग कैपेसिटी में भी होना चाहिए, कंपनी के पेइंग कैपेसिटी में होना चाहिए, प्लस एम्प्लॉय की बेसिक नीड भी पूरी हो जानी चाहिए। एग्जाम्पल सुनो, मान लो एग्जाम्पल सुनो, कंपनी जो है, एक कंपनी है साल के 20 लाख रुपए कमाती है, ठीक है। उस कंपनी का जो मालिक है उसकी जो है ना दोस्ती है जैकलिन फर्नांडिस से। उसने जैकलिन को बुलाया, जैकलिन मेरे को ज्वाइन कर लो, मेरी कंपनी को ज्वाइन कर लो। कह रही ओके मैं कर लूंगी। दीवाना था जैकलिन का वो, मैं कर लूंगी। जैकलिन ने कहा पैसे लूंगी, हाँ ऑब्वियस सी बात है, साल के मेरे को 25 लाख रुपए देना। ये लट्टू, ये तो लट्टू था, इसने हाँ कर दी। अब समझो,
जैकलिन की तो सारी नीड पूरी हो जाएंगी, सारे फैशन मेकअप सब हो जाएंगे, रोटी कपड़ा मकान का जुगाड़ तो हो गया उसका भैया, साल के 25 लाख रुपए मिल रहे हैं। पर मुझे बताओ, सोचो जरा, क्या ये कंपनी की पेइंग कैपेसिटी में भी था? नहीं, रेम्युनरेशन उतनी दो जो आपके पे करने की कैपेसिटी हो। समझ गए मेरी बात को? चलो, और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आपने जो है किसी को मान लो कहा चलते, उसकी देखिए आपने जरूरत है उसको नौकरी की, हाँ तू आ जा मेरे पास आ जा, बाबूजी मुझे नौकरी चाहिए, हाँ ले ले बेटा नौकरी ले ले, कितने पैसे दोगे? चल 5,000 रुपए महीना। अब वो बेचारा जरूरतमंद था, उसने हाँ कर दिया। भाई आज की डेट में 5,000 में रोटी कपड़ा मकान तो नहीं आता, तो भैया इसमें कंपनी की तो मौज आ गई, उसकी तो कैपेसिटी के अंदर था, लेकिन एम्प्लॉय की नीड पूरी नहीं हुई थी। तो ये दोनों ही गलत है। इट स्टेट दैट रेम्युनरेशन ऑफ एम्प्लॉय शुड बी जस्ट एंड इक्विटेबल, अच्छी होनी चाहिए जो उसके लायक बनती है। एम्प्लॉय शुड बी पेड फेयर वेजेस विच शुड गिव हिम एट लीस्ट ये रही मांग, रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, कि उसका जीवन चल सके, एंड एट द सेम टाइम यानी प्लस इट शुड बी विद इन द पेइंग कैपेसिटी ऑफ द कंपनी। तो रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मिल जाए एक एम्प्लॉय को, देखो मैंने डब्बे में जो मार्क करा है, एम्प्लॉय को मिल जाए रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, और प्लस विद इन द पेइंग कैपेसिटी ऑफ कंपनी भी होना चाहिए। तो इन डब्बों को ही आप पढ़ लोगे ना 10 बार तो अपने आप दिमाग में हो जाएगा, पूरा याद करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, देखिए सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है सारी पावर कंपनी ने अपने पास रख रखी है, वो भी गलत है कि हर कोई आप ही से कोई पियोन को अगर एक बिस्किट भी लाना है तो तुमसे पूछ के ला रहा है, ये भी गलत है। और डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है सारी पावर अपने से नीचे वालों को भेज दी, भैया तुम देखो तुम पे मेरे को बहुत भरोसा है, मैं तो घर बैठूंगा, ये भी गलत है। फ्योल साहब कहते हैं दोनों में बैलेंस होना चाहिए। कैसे सर? जो इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने की बात है कि कंपनी को ये बाल बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए, कंपनी अपना नाम बदलना चाहती है, कंपनी अपना प्रोडक्शन और बढ़ाना चाहती है, कंपनी एक और प्रोडक्ट ऐड करना चाहती है, ये मेजर डिसीजन है, स्ट्रेटेजिक डिसीजन है, ये मालिक को अपने हाथ में रखने चाहिए। और जो रेगुलर के काम है जैसे माल को बनवाना बेचना करना, इसकी पावर आगे भेज दो। तो सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज दोनों का ही कॉम्बिनेशन फ्योल साहब ने सजेस्ट करा। आइए पढ़ें। द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी एट द टॉप मैनेजमेंट इज कॉल्ड सेंट्रलाइजेशन, कि अगर सारी पावर किसके पास है? टॉप मैनेजमेंट के पास है, तो उसको बोलते हैं बेटा हम सेंट्रलाइजेशन। वेयर एज इफ इट डिस्पर्स अमंग द मोर देन वन इज नोन एज डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक है। इन जनरल लार्ज ऑर्गेनाइजेशन है मोर डिसेंट्रलाइजेशन देन स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन। ऑब्वियसली बात है बड़ी कंपनियों में डिसेंट्रलाइजेशन ज्यादा होता है क्योंकि वहां पे वो पावर ज्यादा शेयर करते हैं। छोटी कंपनी कहती है वहां पे दो चार पांच लोग होते हैं, मालिक रोज आता, मालिक कहता है मैं खुद ही कर लूंगा, थोड़ी सी पावर आगे दे दी, ज्यादा पावर अपने पास रख ली। लेकिन बड़ी कंपनियों में ज्यादा पावर आगे दी जाती है, थोड़ी पावर मेन अपने पास रखी जाती है। ठीक है। There is need to balance subordinate involvement through decentralization with manager retention of final authority through centralization। कहने का मतलब मैं आपको आसान भाषा में बताऊं, सेंट्रलाइजेशन इसके अंदर फ्योल साहब ने क्या बोला है, फ्योल साहब ने क्या सजेस्ट करा है? फ्योल साहब कहते हैं मेन पावर रखो, मेन पावर रखे कौन? टॉप मैनेजमेंट। ठीक है। और रेगुलर वर्क की पावर कि रोज के ही काम है इसको भेज दे आगे, इसके लिए वो पावर को क्या कर दे? आगे ट्रांसफर कर दे। ठीक है बेटा। ओके सर जी, आगे चलते हैं। इसमें व्हाइट कलर ज्यादा बेस्ट है। चलो ठीक है, आगे चलते हैं। स्केलर चेन। स्केलर चेन क्या होता है? स्केलर चेन आपकी किताब में कुछ इस तरीके से दिया हुआ है, लाइक दिस। ठीक है। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है, ये एफ है, ये जी है। तो वो कह रहा है अगर डी को एफ से कुछ बात करनी है तो ऐसे नहीं वो डायरेक्ट आवाज लगा दो एफ सुनियो, नहीं, गलत है। डी पहले ये सी को बताएगा, सी बी को बताएगा, बी ए को बताएगा, ए ई को बताएगा, ई एफ को बताएगा। इस तरीके से क्या होनी चाहिए? वो होनी चाहिए चीजें ऐसे ट्रांसफर होनी चाहिए।
बातें ऐसे ट्रांसफर होनी चाहिए। लेकिन सर जी अगर कुछ इमरजेंसी हुई तो, अगर सर जी कुछ इमरजेंसी हुई तो आप डायरेक्टली आप सीएफ से बात कर सकता है। और इस इमरजेंसी में जब वो डायरेक्ट बात कर रहा है, दिस इज कॉल्ड गैंग प्लैंक, दिस इज कॉल्ड गैंग प्लैंक। इमरजेंसी में जो रूट यूज किया जाता है दैट इज गैंग प्लैंक। आइए पढ़े। इट रेफर्स टू द चेन ऑफ अथॉरिटी एंड कम्युनिकेशन। चेन ऑफ अथॉरिटी एंड कम्युनिकेशन यानी कि आपके पास क्या पावर है, आप कैसे आगे कम्युनिकेट करोगे, उस चेन को डेवलप करना, दैट इज स्केलर चेन दैट रन फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ठीक है। एंड शुड बी फॉलोड बाय मैनेजर एंड सबऑर्डिनेट। सबको ये फॉलो भी करना चाहिए। इट फैसिलिटेट स्मूथ फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन एंड यूनिटी ऑफ कमांड इन द ऑर्गेनाइजेशन। बिल्कुल यूनिटी ऑफ कमांड भी फॉलो हो पाएगा, क्योंकि पता है सी को पता है, सॉरी डी को पता है वो सी से बात करनी है, उसको सीधा बी से नहीं करनी है, तो उसको पता है अपने से ऊपर कौन है। ठीक है ना। ठीक है। दिस चेंज शुड नॉट बी वायलेटेड इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन। हाउएवर इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी, लेकिन अगर क्या हो गई, इमरजेंसी हो गई, तो आप इमरजेंसी के केस में एक शॉर्टर रूट यूज कर सकते हैं, दैट इज गैंग प्लैंक। ठीक है बेटा। ओके आगे चलते हैं। ये एग्जांपल था। ओके ऑर्डर ये भी बहुत अच्छा है। ऑर्डर क्या है? ऑर्डर कहता है कि हर चीज की एक जगह होनी चाहिए और वो चीज उस जगह पे होनी भी चाहिए। जैसे कि मान लो ये बंदा बैठा हुआ है, ये स्टॉल लगी हुई है, ये क्या बेच रहा है, बर्गर वगैरह बेच रहा है। अब सोचो ये बंदा यहां होता ही नहीं तो बर्गर कैसे मिलता? समझ में आ रही है मेरी बात? वो कस्टमर आ रहे हैं, देखा तो यहां तो कोई है ही नहीं, चले गए लौट के। अच्छा इसकी दुकान पे ये तो है पर बर्गर नहीं है, तो भी किसी काम का नहीं है। आपको भी पता है, आप कहीं भी जाते हो, स्कूल में जाते हो, आपको पता है ना ये मेरी क्लास है, तो आप अपनी क्लास में सीधा पहुंच जाते हो ना। अब कोई डिसीजन ही ना हो, कभी कहीं बैठ रहे हैं कभी कहीं बैठ रहे हैं, बच्चा सुबह ढूंढ रहा पूरे स्कूल के अंदर आज मेरे को कहां बैठना है, पागल हो जाएगा वो तो। पता लगा हाफ डे तो इसी में निकल गया अपनी क्लास ढूंढने में। समझ लो, आप किसी दुकान पे जाते हो, लेट से आप किसी परचून की दुकान पे जाते हो कोई सामान लेने, सरफ साबुन, आप कभी नोटिस करना उनकी उस जगह सरफ साबुन की जगह फिक्स है। ऐसा नहीं होगा एक दिन सरफ साबुन यहां रखा हुआ था, अगले दिन कहीं और रखा हुआ था, पागल हो जाएगा, खुद ही भूल जाएगा कहां पे रखा था मैंने लास्ट टाइम। तो हर चीज की एक जगह होनी चाहिए और वो चीज उस जगह पे होनी भी चाहिए। इस स्टेट दैट देयर शुड बी अ प्लेस फॉर एवरीथिंग। हर चीज की एक प्लेस होना चाहिए, हर चीज का एक प्लेस होना चाहिए। एंड एवरीवन इन एन ऑर्गेनाइजेशन एंड दैट एवरीथिंग पर्सन शुड बी फाउंड इन इट्स अलॉटेड प्लेस। और जो है वो उस प्लेस पर फाउंड भी होना चाहिए। यानी ये इंसानों के लिए भी है और सामान के लिए भी है, दोनों के लिए है ये बातें लागू। कि इंसान की भी एक, आपको पता है ना प्रिंसिपल मैम का कमरा कहां है, चेंज तो नहीं होता, और आपको ये भी पता है प्रिंसिपल मैम से बात करनी तो उसी कमरे में जाना चाहिए। अब अगर प्रिंसिपल मैम ही ना मिलती हो वहां पे, फिर क्या ही फायदा उस कमरे का? समझ गए? तो हर चीज की एक जगह होनी चाहिए, एक प्लेस होना चाहिए, प्लस वो उस प्लेस पर होना भी चाहिए, वो उस प्लेस पर होना भी चाहिए। ठीक है बेटा। ओके ओके सर जी आगे बढ़ते हैं। ओके नेक्स्ट क्या है हमारे पास? इक्विटी। हाँ इक्विटी का मतलब इक्वालिटी। सबको समान नजरों से देखो, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, चाहे आपके गांव का हो या ना हो, आपके रिलीजियस का हो या ना हो। ऐसा मत करना लड़की है तो डांट नहीं रहे हो, लड़का है तो कुछ मारी खा दी उसने। जैसे एग्जांपल मैंने एक वीडियो देखी थी तो मुझे रिलेटेबल लगी बहुत ज्यादा। जैसे एग्जांपल सुनो, मान लो कि आज आपके नाखून चेक हो रहे हैं स्कूल के अंदर हैं। अब लड़की के नाखून भी बड़े हुए, मास्टर जी ने कहा अरे बेटा ये नाखून क्यों बड़े हुए? तो सर वो कल मामा की शादी थी, तो लड़की से तो कह दिया अरे तो लड्डू नहीं लाए हैं, लड्डू नहीं लाए तुम, चलो ध्यान रखना भाईंदा। लड़के की बारी आई, लड़के के भी नाखून बढ़ रहे थे, उससे पूछा
हाँ भैया ये नाखून क्यों बढ़ रहे हैं? सर कल मैं शादी में गया था। तो उसको क्या जवाब मिलता है? क्यों दूल्हे की पीठ खुजा रहा था हैं उसे नाखून से। तो ये गलत बात है, ये गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप किसी के साथ भेदभाव नहीं करना है, आपको इक्विटी रखनी है। समझ गए मेरी बात को? तो इक्विटी स्टेट दैट देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन, कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए अगेंस्ट एनीवन ऑन अकाउंट ऑफ सेक्स, रिलीजियन, लैंग्वेज, कास्ट, बिलीफ वगैरह वगैरह। किसी भी बेसिस पे आप किसी भी बेसिस पे आप किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। समझ गए? इट एम्फसिस काइंडलीनेस एंड जस्टिस इन द बिहेवियर ऑफ मैनेजर टुवर्ड्स द वर्कर। अपने वर्कर के बिहेवियर के प्रति आपको थोड़ा काइंडनेस रखना चाहिए। ये नहीं कि लड़के लड़कियों में आप भेदभाव करते फिर रहे हो, गलत है। इससे बताओ लड़के के मन में क्या आएगी, कितनी हीन भावना आएगी कि लड़के को तो पीट दिया, उससे तो कह दिया दूल्हे की पीठ खुजा रहा था, और लड़की को क्या कह रहे हैं, बेटा मिठाई नहीं खिलाई। बताओ कितना गलत लगेगा। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? जल्दी। चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चे। अगला क्या है? स्टेबिलिटी ऑफ पर्सोनल। स्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है? पहली बात, पर्सोनल का मतलब क्या होता है? एम्प्लॉय। पर्सोनल का मतलब क्या होता है? एम्प्लॉय। स्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है? एक एम्प्लॉय जो होना चाहिए वो उसको स्टेबल रहने का समय दो। मान लो कोई नौकरी पे आया, नौकरी पे आया, उस नया फ्रेशर था, अब उससे एक गलती हुई, आपने मारी उसके लात, चल भाग यहां से। दूसरा आया, वो उससे एक गलती हुई, भगा दिया उसको। अरे भैया नया बच्चा है, समय लेगा, थोड़ा समय तो दो अपनी सीट पे उसको सेट होने का। आप तो आते हो, नया कोई बंदा आता है, एक गलती हुई नहीं, भगा दिया। उससे होगा क्या? जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय है ना बेटा, उनके भी हमेशा दिमाग में डर रहेगा कि ये तो कंपनी जब मर्जी धक्का देके निकाल देती है, इसका कोई भरोसा नहीं है। तो ऐसे में वो क्या करेंगे? पता लगा ऊपर तो आपके लिए कंप्यूटर पे आपके लिए पीपीटी बन रही है कंपनी के लिए, नीचे फोन पे naukri.com पे नौकरी ढूंढ रहा है। तो समझ रहे हो ना? स्टेबिलिटी रखनी है तो आप अपने एम्प्लॉय को अपनी जगह पे सेट होने का समय दो, अपने रिजल्ट दिखाने का समय दो। मेरे को याद है बचपन में जब कोई बड़ा, कोई मेरे से, मतलब जैसे होते ना, हम छोटे छोटे थे तो पतंग उड़ाते थे, तो जो कोई बड़ा होता था ना हमसे, तो पहले तो खूब ऊंची कर ली। अब हमारे हम जिद कर रहे हैं, हमें दिखा दो, हमें दिखा दो, हमें दिखा दो। हमारे हाथ में देते थे, हमारे हाथ में देते थे, हल्की सी भी पतंग इधर उधर हुई नहीं, छोड़ 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 छोड़, कट जाएगी कट जाएगी। अरे भैया आसमान में और कोई उड़ा नहीं रहा तुम्हारे अलावा, कट जाएगी कट जाएगी, गिर जाएगी गिर जाएगी। समय तो दो। इस चक्कर में मुझे आज तक पतंग उड़ानी नहीं आई। बोलो समझ रहे हो मेरी बात को? तो स्टेबिलिटी ऑफ पर्सोनल। एम्प्लॉय वंस सिलेक्टेड, आपने एम्प्लॉय को एक बार सिलेक्ट कर लिया, सिलेक्ट करते वक्त उसकी खूब ऐसी तैसी करके सिलेक्ट करो, पर एक बार कर लिया तो समय दो ना। एम्प्लॉय वन सिलेक्टेड शुड बी केप्ट एट देयर पोस्ट फॉर अ मिनिमम फिक्स्ड टेन्योर, कि कुछ समय तो उसको अपने समय अपनी सीट पे रहने दो, मिनिमम फिक्स्ड टेन्योर यानी कुछ समय के लिए। एंड बी गिव रीजनेबल टाइम टू शो रिजल्ट, अपने रिजल्ट को शो करने का रीजनेबल टाइम भी दो। इट विल हेल्प टू मिनिमाइज एम्प्लॉय टर्नओवर। एम्प्लॉय टर्नओवर का मतलब होता है एम्प्लॉय का छोड़कर जाना। वो छोड़कर नहीं जाएंगे क्योंकि पता है कि भैया कंपनी हमें बहुत सपोर्ट करती है, वो कभी छोड़कर नहीं जाएंगे। एंड मेंटेन ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी, वरना तो आप तो बेटे बार बार नए नए बंदे बुलाओगे, उनको ट्रेनिंग दोगे, अगले दिन तुम खुद ही भगा दोगे, ऐसे नहीं चलता। इससे क्या आती है? अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो एम्प्लॉय में इनसिक्योरिटी आती है। ठीक है, दे वुड टेंड टू लीव ऑर्गेनाइजेशन, हमेशा वो सोचेंगे भैया हम भी भगे यहां से, इससे पहले कंपनी निकाले हम खुद ही भग जाएं। ठीक है ना? तो इस सब में आपके खर्चे भी होंगे रिक्रूटमेंट वगैरह वगैरह में। ओके सर जी। नेक्स्ट,
इनिशिएटिव आप देख सकते हो इस डब्बे के अंदर इस बंदे ने हाथ ऊपर कर रखा है, इसका मतलब इनिशिएटिव का मतलब होता है बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना। अब कोई बढ़ चढ़ के हिस्सा कब लेगा? अगर मान लो आपने कोई अच्छा काम कर दिया तो अगली बार आप कब बढ़ चढ़ के हिस्सा लोगे? जब आपके लिए तालियां बजवाई गई हो, आपको कोई इनाम मिला हो, तुम्हें माला वाला पहनवाई गई हो स्टेज पर बुला करके, है ना। आप भी देखते होगे, आप, मैं हमेशा यहाँ पे डोमिनोज वगैरह का एग्जांपल लेता हूँ क्योंकि वहां आप जाते रहते हो। वहां आप देखते हो कि एक उस पे दीवार पे एक छोटी सी फोटो लगी हुई होती है, एम्प्लॉय ऑफ द मंथ। इससे क्या होता है, एम्प्लॉय खुद भी चाहेगा कि नहीं भैया मेरी बहुत इज्जत होती है, इससे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेगा, वो आगे से आगे। आइए पढ़े। इनिशिएटिव मींस थिंकिंग आउट, एग्जीक्यूटिंग द प्लान विद इन द प्रेस्क्राइब्ड लिमिट ऑफ अथॉरिटी। ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनना, ये केस स्टडी बनती है। अपने खुद के प्लान बनाओ, अपने खुद के प्लान बनाओ। हम एम्प्लॉय को कह रहे हैं आप अपने खुद के प्लान बनाओ जैसा आपको ठीक लगता है, लेकिन अपनी अथॉरिटी के अंदर रहते हुए, अथॉरिटी के अंदर रहते हुए। ये नहीं कि कंपनी ने कहा अपने आप बीड़ा उठाओ, कंपनी को आगे कैसे लेकर जाएं, जाओ तुम करो कुछ, अपने खुद के प्लान बनाओ कैसे अचीव करें। पता लगा एम्प्लॉय ने कहा सर जी मेरे प्लान में सबसे पहले है कि आपको बाहर निकाला जाए। अब भैया औकात में रह के प्लान बना अपनी, समझ गया ना। तो अपने खुद के प्लान बनाओ लेकिन अपनी अथॉरिटी के अंदर, इतनी बात तो है ये। इट स्टेट दैट वर्कर शुड बी एंकरेज, हमें उसको एंकरेज करना चाहिए, बढ़ावा देना चाहिए, टू डेवलप एंड कैरी आउट देयर प्लान। अभी बताया आपको, अपने खुद के प्लान बनाओ फॉर इंप्रूवमेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन, ताकि हमारी कंपनी इंप्रूव हो सके। गुड कंपनी, ये सब लाइन आपको केस स्टडी में मिलती हैं। A good company should have employee suggestion system। आपकी कंपनी में क्या होना चाहिए? एक एम्प्लॉय सजेशन सिस्टम होना चाहिए कि हम अपने एम्प्लॉय से भी सजेशन मांगते हैं, बताओ ऐसा कर लें तो कैसा रहेगा, वैसा कर लें तो कैसा रहेगा। उससे एम्प्लॉय का भी मन करेगा आपके लिए कुछ काम करने का, ठीक है। एम्प्लॉय सजेशन सिस्टम। थोड़ी सी देखो आज के डेट में मेरी नजर में ना इंसान के साथ प्रॉब्लम क्या है, जो रिश्ते खराब हो रहे हैं, आप उनको ना इज्जत नहीं देते हो। इज्जत का मारा है हर व्यक्ति, तो आप थोड़ी इज्जत दो, उनके सजेशन मांगो, और अगर उनके सजेशन से आपकी कंपनी को कोई फायदा हो गया है तो बेटा उनको थोड़ा सा वो करो, आप प्रोत्साहन वगैरह दो, तालियां बजवाओ, माला पहनवाओ। whereby suggestion which result in substantial cost reduction, यानी कंपनी का कोई खर्चा कम हो गया हो, should be rewarded। ऐसे लोगों को क्या मिलना चाहिए बेटा? रिवॉर्ड यानी इनाम मिलना चाहिए, तालियां बजवानी चाहिए। ओके, कमिंग टू लास्ट, एस्पिरिट द कॉर्प्स। बहुत पूछे जाने वाला, इसका तो मैं आपको एक कीवर्ड बता देता हूं, टीम स्पिरिट। टीम स्पिरिट समझ गए? ये मिल जाए समझ लेना एस्पिरिट द कॉर्प्स है। चलो, एस्पिरिट द कॉर्प्स का मतलब होता है टीम स्पिरिट लानी है आपको। ये नहीं मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, नहीं मैं नहीं, हम मिलके ये कर देंगे। टीम स्पिरिट होनी चाहिए। तो इसलिए स्टेट दैट मैनेजमेंट शुड प्रमोट अ टीम स्पिरिट ऑफ यूनिटी एंड हार्मनी। यूनिटी एंड हार्मनी यानी कि यूनिटी यानी एकता और हार्मनी यानी सुख शांति। हार्मनी यानी सुख शांति, कि मैनेजमेंट को ऐसा माहौल बनाना चाहिए जो एकता लगे, सब में एकता है, कंपनी में हार्मनी है, सुख शांति है अमंग एम्प्लॉय, टू रियलाइज ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। ठीक है, ये ना हो कंपनी में घुसते बाद में गुत्थम गुत्था पहले हो जाते हैं तो क्या ही कंपनी में काम कर पाएगा कोई, समझ गए। टीम स्पिरिट होनी चाहिए, ये इसका मेन है, याद रखिएगा। अदरवाइज इट विल रिजल्ट इन लॉस ऑफ कोऑर्डिनेशन, वरना कोऑर्डिनेशन यानी तालमेल खराब होगा। अ मैनेजर शुड रिप्लेस आई विद वी। मैंने अभी कहा ना, आई की जगह वी वर्ड का इस्तेमाल करो। मैं ये कर दूंगा नहीं, हम ये कर देंगे, ये वाला वर्ड होना चाहिए। इससे एम्प्लॉय बड़े ही खुश हो जाते हैं। समझ गए बात को? ओके सर जी। इन ऑल इज कॉन्वर्सेशन विद वर्कर टू फोस्टर टीम स्पिरिट। ओके नेक्स्ट। तो यहां पे आकर के बेटा, यहां पर आकर के हमारे फ्योल साहब के सभी प्रिंसिपल वाइंड अप होते हैं, खत्म होते हैं, 14 प्रिंसिपल। ठीक है बेटा। तो हम क्या करेंगे, अब हम आपके लिए एक और वीडियो बनाएंगे
जिसके अंदर मैं आपको टेलर के प्रिंसिपल पढ़ाऊंगा। आप पहले फ्योल के कर लो, फिर मैं टेलर के कराऊंगा। टेलर के साथ पूरा चैप्टर ही निपटा दूंगा, यानी इस चैप्टर की 2 वीडियोस आएंगी आपके पास में। ठीक है बेटा, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। सी इन द नेक्स्ट क्लास, टेक केयर, गुड बाय, राधे राधे बच्चों।